नमस्कार। चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे करते करते योगी आदित्यनाथ लात घूसों तक उतर आए हैं। कहने लगे कि जहां देखे सपाई वहां बेटी घबराई। सपाई गुंडे माफियाओं को बातों की नहीं लातों की भाषा समझ में आती है। तो आखिर बीजेपी इतना क्यों बौखला गई है? भाषाई स्तर नेताओं का इतना क्यों गिरता जा रहा है? इससे पहले झारखंड में मोदी मोदी जी ने भी ये बात कही कि वो आपकी बेटियां उठा ले जाएंगे, वो आपकी बेटियां छीन ले जाएंगे, इसलिए आपको भाजपा को वोट करना है। वो से उनका मतलब एक वर्ग से था, बांग्लादेशियों से था। ये तमाम चीजें इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भाषाई स्तर इतना गिरता क्यों जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई डर है, कोई बौखलाहट है? आज हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं। कैसे हैं आप लक्ष्मण जी? बस अभी प्रोफेसर नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। हम्म। बाकी चल रहा है सब अच्छा। जी। ये क्या हो गया है? ये भाषाई स्तर इतना क्यों गिरता जा रहा है? योगी आदित्यनाथ जी संत हैं। संत की भाषा ऐसी गुंडे माफियाओं जैसी कैसे हो गई है भाई? प्रज्ञा जी बहुत शुक्रिया एक तो इस सब पर बातचीत करने का जोखिम उठाने के लिए, क्योंकि अब ऐसे सवाल पूछे जाने भी मुश्किल होते जा रहे हैं। पता नहीं कितने दिन तक ये सवाल हम इस पर बात कर पाएंगे। हाँ, अभी मैं प्रोफेसर नहीं हूँ लेकिन हिंदी साहित्य का विद्यार्थी जरूर हूँ। हमने पूरे साहित्य की दुनिया में, भाषा की दुनिया में यही पढ़ाई पढ़ी है कि भाषा की अहमियत क्या होती है, भाषा का मनोविज्ञान से क्या रिश्ता होता है। और संत की बात जब आए तो मुझे तुरंत कबीर याद आते हैं। हम्म। दो दो दोहे पढ़ता हूं, अपने आप मेरी आधी बात समझ में आ जाएगी। पहली बात कि कबीर कलयुग कठिन है और साधन चीन्ह कोय, और कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर होए। कबीरदास ये बहुत पहले कह गए कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो असल में कौन संत है, कौन फकीर है, यह अब मुश्किल होता जा रहा है पहचानना। हम्म। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप दावा करें कि आप संत हैं तो संत होने का दावा क्या है कि संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे हम्म। रहत भुजंग। हम्म। तो संत होने का मतलब ही यह है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब मनोविकारों से ऊपर उठकर आप अपनी इंद्रियों पर, पांचों विकारों पर नियंत्रण पाएंगे। आप कामी नहीं होंगे, आप क्रोधी नहीं होंगे, आप भोगी विलासी नहीं होंगे, अहंकारी नहीं होंगे। मौजूदा वक्त में हम जिसकी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हम्म। आदित्यनाथ जी गोरख पंथ से आते हैं। हालांकि वो उनका रिश्ता सीधा नहीं है, वो परिवारवाद से आते हैं, सीधी सी बात यह है। क्योंकि वहां वो संतों की परंपरा जो रही, वो भाषा ऐसी कतई न थी। या तो आप संत हैं या तो आप नेता हैं। मुझे याद हम्म। आता है सदन में खड़े होकर के लालू जी ने एक बार कहा था कि साधु भी रहिएगा, एमपी भी रहिएगा। विडंबना यह है कि अब सब घालमेल हो गया है, हम्म। इसलिए भाषा ऐसी चली गई है। नंबर एक। तो दूसरी बात, हमें इनको सीधे नेता कहना चाहिए। ये संतवंत योगी योगी नहीं है, ये इनके आचरण से बताता है। अब हम्म। नेता हैं तो नेता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है भाई। आप भाजपा के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आप सपा की आलोचना करेंगे, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, करना चाहिए। हालांकि आजकल विपक्ष की ही आलोचना हो रही है, सत्ता पक्ष से सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है कि जनाब आपने जो कहा था बिल्कुल। उसमें से वादे कितने निभाए, उसका हिसाब दीजिए। सरकार में आप बैठे हैं, अब की कौन सी मजबूरी है कि आपको कहना पड़ता है कि बंटेंगे तो कटेंगे। भाई सरकार हम्म। आप चला रहे हैं, तो फिर कौन बांट रहा है और आप कैसे कटने किसी को दे रहे हैं? अच्छा, आंकड़े बता दीजिए, उसको रोकिए। पुलिस आपके पास, न्यायपालिका में आपके दखल होनी चाहिए। सरकार आप चला रहे हैं ना लॉ एंड ऑर्डर से। एक तो ये बात है। अब भाषा हम्म। इसलिए बिगड़ती जा रही है क्योंकि मन में अहंकार है और हम्म। राजनीति अब राजनीतिक मुद्दों पर नहीं हो रही है। आप मुद्दों पर करें कि अगर आपको विपक्ष से सवाल पूछना है, कांग्रेस की आलोचना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के झारखंड में बोले बेटी उठा ले जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आज गिना रहे, कल से लेके आज तक कांग्रेस बांट रही है जातियों में। नहीं साहब, जातियों में किसने बांटा? 6,000 जातियां, 6,343 जातियां हैं। ये कांग्रेस ने नहीं बांटा, ये हजारों साल से बटी हुई है। अपमान हुआ, अन्याय हुआ। अब बराबरी की बात के लिए कोई जाति जनगणना करे, जैसे समाजवादी पार्टी वो पीडीए की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना से लेके संविधान की बात करी। तो विपक्ष से आप अपने मुद्दे पे लड़िए। लेकिन ये जो भाषा बदल रही है प्रज्ञा जी, ये सीधी सी बात ये है कि विचारधारा में
सामाजिक न्याय का जो विचार है, जो न्याय और समता का विचार है, हिस्सेदारी का सवाल पूछता है, उसका इनके ऊपर कोई काट नहीं है। तो इसलिए जाति के नाम पर जो सवाल हैं, वो उसमें कोई विलन मिलता नहीं मुसलमान टाइप का। तो धर्म के नाम पर गुल बंद करिए, उत्तेजक हिंसक भाषा बोलिए और सनसनी पैदा करके हेडलाइन मैनेज किए रहिए। ये इसलिए मुझे लगता है कि इतनी ही चीज है। अगर राजनीति में ये लोग कामयाब होते तो ऐसी भाषा कतई नहीं होती। कहते थे रुपया गिर रही है कि प्रधानमंत्री की स्थिति गिर रही है। आज मैं कह रहा हूं कि भाषा गिर रही है या राजनीतिक की स्थिति गिर रही है, इसमें तय कर पाना मुश्किल है। जी। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण लगता है? अब बतौर अध्यापक, मैं तो हमेशा आपको प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कहूंगी और कहती रहूंगी, क्योंकि मेरे दिल में और तमाम लोगों के दिल में आप हमेशा वही हैं। ऐसे अध्यापक विरले मिलते हैं देश को, समाज में ऐसे अध्यापक बहुत विरले मिलते हैं। बतौर अध्यापक, योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे इस नारे को आप कैसे देख रहे हैं? इसका क्या असर पड़ रहा है समाज में? क्या भाजपा का वोट बढ़ रहा है? शुक्रिया प्रज्ञा जी आपकी ये बात कहने के लिए, क्योंकि ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं इसका बहुत सम्मान करता हूँ। और मेरे कॉलेज से निकाला गया तो एक नौकरी है, मतलब नौकरी में आप मेरिट की बात दुआई देते हैं कि मेरिट मेरिट मेरिट, जिसकी सबसे अच्छी मेरिट थी उसकी आप विचारधारा देख करके अपनी साजिश के तहत आप उसे निकालते हैं। मेरे विद्यार्थी आज भी कहते हैं कि सर आप हमारे लिए आज भी प्रोफेसर रहेंगे। लोगों ने इतना मुझे चाहा, मेरी किताब ही का नाम प्रोफेसर की डायरी है। तो ये बात ठीक है। और प्रोफेसर होने के साथ और शायद पहले मैं एक छात्र होना भी पसंद करूंगा, क्योंकि हम अंतिम वक्त तक, अंतिम सांस तक बहुत कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उसके बाद समाज में बेहतर बरतने की कोशिश करते हैं। सही बात। और इस लिहाज से मैं कहूं तो मैं एक शोधार्थी की तरह, एक छात्र की तरह, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी की तरह अगर मैं अपने नेताओं की भाषा को देखूं तो मुझे अफसोस होता है। वजह सीधी सी ये है कि इस समय देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा ऐसी है जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता, संसाधन, अवसर, सम्मान सब कुछ इकट्ठा कर देना चाहती है। उद्योगपति बने तो दो चार मित्र बन जाएं, अरबपति बन जाएं, दो चार मित्रों को देश बेच दिया जाए, दो चार मित्रों को ही जुडिशरी में उनके परिवारों को ही रख दिया जाए, मीडिया भी दो चार मित्रों के हाथ में पंगु बन जाए, दो चार विचारधारा के लोग ही जो हैं वो अपने मत, बीजेपी और आरएसएस, वो विश्वविद्यालयों पर कब्जा कर लें, मीडिया पर कर लें, जुडिशरी पर कर लें, वहां डाइवर्सिटी न रहे और नैरेटिव ये चलाया जाए कि वर्चस्ववादी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ हिंदू ही रहेंगे। ये विचारधारा है गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर, ये उनके विचारक है। दूसरी विचारधारा इस देश में वो है जो समानता को, न्याय को, बंधुता को, बराबरी को मूल विचार मानती है कि मानव होना प्राथमिक है। जाति के नाम पर मानव को मानव से बांटा जाए तो मत बंटो, धर्म के नाम पर लड़ाया जाए मत लड़ो, सबको सबके हिस्से का हक, अधिकार, सम्मान और अवसर मिल जाए। वो सामाजिक न्याय की विचारधारा जिसके विचारक बुद्ध हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, फूले अंबेडकर हैं, भगत सिंह हैं, गांधी कई बार उसके बहुत करीब नजर आते हैं, डॉक्टर लोहिया हैं। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है इस समय प्रज्ञा जी। बुनियादी सवाल यही है। एक विचार आरएसएस और बीजेपी आज उसकी प्रतिनिधि है, वो ये चाहती है कि जब बुनियादी सवाल शिक्षा का, रोजगार का, महंगाई का, देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ क्या हो रहा है, देश को पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है, जो वादा करके आप सरकार में आए एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया, नोटबंदी के 8 साल हो गए, एक बार कामयाबी आपने नहीं दिखाई कि आपने इतनी बड़ी नोटबंदी क्यों की। आपकी पार्टी कार्यालय 600 650 जिले हैं और 900 पार्टी कार्यालय बीजेपी के बन गए। आरएसएस के पास सब कुछ है। आज पता चल रहा है मोहन भागवत की सिक्योरिटी Z+ से भी बढ़ा के वो वाली कर दी जा रही है जिसमें केवल देश में 5 लोगों की सिक्योरिटी है, पत्रकारों को Z+ सिक्योरिटी। तो दूसरी तरफ वो विचार है जो जाति जनगणना का सवाल पूछ रहा है, शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल। इसमें जब फेल हो रहे हैं तो एक तो ये वजह है कि वो अपनी भाषा को हिंसक कर रहे हैं। दूसरा एक छोटा सा जवाब इसका और है, 24 चुनाव हार गए, अयोध्या हार गए, लाख ताकतवर बीजेपी, लाख ताकतवर आरएसएस, लाख ताकतवर पन्ना प्रमुख, कई चाणक्य एक साथ अवतार लिए, अयोध्या तो नहीं हारने देते अगर इतने ताकतवर होते। हार गए, मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री कुर्सी जाने वाली थी, फिर यह तय हुआ कि उपचुनाव अगर नहीं जीत के दोगे तो फिर तुम्हें कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ये दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के गलियारे में चर्चा है। इसलिए
उपचुनाव में एक तो मिल्कीपुर का हो नहीं रहा, दूसरा होने जा रहा था, 1 हफ्ते टाला गया, फिर भी अंतरिम सर्वे बता रहा है कि हार रहे हैं। तो जब कोई हारता है ना, तो भाषा हिंसक हो जाती है, बटेंगे तो कटेंगे हो जाती है, पीटेंगे, मारेंगे, काटेंगे। ये भाषा संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती। ये भाषा समाज को बेहतर कतई नहीं करेगी। जोड़ने की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, मानवता की। चूंकि राजनीति में हार रहे हैं, तो ये कुर्सी बचाने के लिए ये भाषा इस्तेमाल की जा अब रही तो है। मोदी जी प्रज्ञा भी जी, कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अभी तक सेफ नहीं थे। अगर अगर ये वाली बात है, तो फिर दो जवाब इसका। पहला, कि लखनऊ से चली आवाज दिल्ली सुर में लाने लगा। पहले तो मैं ये राजनीति नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी तक तो ये हो रहा था कि भाई मोदी बनाम योगी बनाम शाह चल रहा है, कौन मुख्य। अरे भाई, घर में नहीं कोई मान रहा था। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, वो जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का नारा नहीं है बटोगे तो कटोगे। बाद में पता चला मोदी जी कहने लगे कि अगर बांटेंगे, तो पहले उन्होंने कहा कि बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अब वो एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नैरेटिव का, मैं प्रज्ञा जी मूल बात केवल एक पकड़ता हूं। राजनीति में फेल हुए, देश देख रहा है। कैसे चुनाव जीत रहे हैं, देश देख रहा है। कैसे ईवीएम क्या हो रही है, मतदाताओं की सूची कैसे काटी जा रही है, बीएलओ कैसे हटाए जा रहे हैं, प्रधान को बुलाकर डीएम डांट रहा है, थाना पुलिस चौकी रोज हर घर में विपक्षी दलों के यहाँ बैठा हुआ है। अभी जहां जहां चुनाव हो रहा है, जाके देखिए, पूरा पुलिस प्रशासन सत्ता को जिताने के लिए काम कर रहा है। ये देश देख रहा है, ये इनके पोल खुल चुकी है। असल बुनियादी सवाल ये है कि इस देश में मंडल की लड़ाई फिर से वापस ना आ जाए। जाति जनगणना के बहाने मंडल आंदोलन कहता है कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, ये जो शोषण अन्याय के शिकार हुए, किसी मुसलमान ने नहीं किया, ये इस देश में जाति व्यवस्था के शिकार हुए। इसकी लड़ाई अगर नैरेटिव में बन जाएगी, तो नैरेटिव में मुसलमान कहां से आएगा जिसके खिलाफ लोगों को भटकाना है, काटने की बात, डराना धमकाना है। नैरेटिव की लड़ाई है। सामाजिक न्याय का नैरेटिव सामने चुनौती बन के खड़ा है। वो जाति जनगणना पर सवाल पूछ रहा है, वो रिजर्वेशन पर सवाल पूछ रहा है, लेटरल एंट्री पर सवाल पूछ रहा है, एनएफएस पर सवाल पूछ रहा है। एट्रोसिटीज एससी, एसटी, ओबीसी पर बढ़ती जा रही। मोदी जी से लेकर के ये लोग गिना रहे हैं कि ओबीसी को ओबीसी बांट दिया। कौन बांटा? यूपी बिहार में मोदी जी, आपने नहीं कहा था कि ओबीसी का सारा हक यादव, कुर्मी, कोयरी खा गए, बाकी जातियों को आपको कुछ मिला नहीं? बिना आंकड़े के जाटों को जाके भड़का दिया। गैर जाटो बनाम जाट की राजनीति हरियाणा में किसने की? मोदी जी। जाटो, खुद बोलते हैं मैं पिछड़ी माँ की कोख से जन्म लिया हूँ। अमित शाह कहते हैं बात, मैं बनिया का बेटा हूँ। हाँ, 2014 में बोले पहली बार। तो उसके पहले तो वो मंडल के विरोध में कमंडल की रथ यात्रा का संयोजक बने थे मोदी जी। बाद में 2002 में अपनी जाति, मूड और घांची जो जाति है, उसको ओबीसी में डाले। उसके बाद तब भी नहीं बताया देश को, कभी नहीं बताया गुजरात के मुख्यमंत्री रहते। 2013 के पास आसपास कहना शुरू किए ओबीसी। 2019 के चुनाव में प्रज्ञा जी, उन्होंने कहा ईबीसी हूं मैं, अति पिछड़ी माँ का बेटा हूं। अभी हरियाणा के चुनाव में मोदी जी गए बिना किसी के पूछे। वो कह रहे हैं कि जानते हैं हमें क्यों गाली पड़ती है, 1.5-2 किलो गाली क्यों खाता हूं? क्योंकि मैं ओबीसी हूं। और नायब सिंह सैनी अति पिछड़े हैं। मोदी जी जब संसद में खड़े होकर कहते हैं कि देखो, इनको सबसे बड़ा ओबीसी नहीं दिखता। बीजेपी वो पार्टी है जो कितने मुख्यमंत्री ओबीसी, एससी, एसटी बनाई, मंत्री बनाई, कैबिनेट मंत्री बनाई, बड़ी बड़ी होर्डिंग लेकर प्रचार करती है। राष्ट्रपति बनाने पर पहली पार्टी बीजेपी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति की जाति बताती है। और वो बीजेपी जो बिल्कुल सही बात है जाति कि हमने जाति आदिवासी महिला जनगणना, राष्ट्रपति बनाई। बिल्कुल पहली सही। आदिवासी महिला, पहले राष्ट्रपति कोविंद जी। बाद में पता चला कि नहीं, ग्रामर ठीक करो, के आर नारायण पहले थे। जो तुम्हारे संविधान को रिव्यू करने के लिए जो तुमने कहा, उस पर कहे कि कभी संविधान रिव्यू नहीं होगा। और आजकल तो राष्ट्रपति ऐसे हैं कि मणिपुर पर नहीं बोलते, आदिवासी होकर के महिलाएं आदिवासी निवस्त कर दी गई। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जातियां बताने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे। और जाति जनगणना की बात जैसे आती है, वो कहते हैं कि जाति जनगणना जातिवाद कर केवल, रहे हैं। हाँ, केवल गरीब और अमीर दो जाति होती है मेरे लिए। अरे भाई, जाति बनाई किसने? इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी ने जाति नहीं बनाई। जाति के नाम पर शोषण उनका हुआ। तो नैरेटिव अगर ये बन गया प्रज्ञा जी, तो अच्छा, इसको मोदी वो, जी को देखकर कभी-कभी वो माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन अचानक से मुझे याद आया लक्ष्मण जी, अपरिचित फिल्म देखी है आपने? हाँ, वो हीरो देखा है, वो एकदम से बदल जाता है। कभी-कभी मोदी जी को मैं देखती हूँ तो वही हीरो याद आता है मुझे। भूल जाते हैं मोदी जी कुछ मिनट पहले, कुछ दिन पहले उन्होंने क्या कहा। हाँ, बाद में कई बार बाद में एक बड़ी कॉमेडी फिल्म आई थी जिसमें वो अचानक भूला करके भूल भूला, जाता है वो कहाँ जा रहा था, भूल एब्सोल्युटली जाता है। राइट। लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, कतई भूल नहीं रहे। ये साजिश कर रहे हैं देश के खिलाफ। जानबूझकर। इनको पता है
कब जाति का कार्ड खेलना है तब वो जाति का कार्ड खेल देते हैं। कब हम्म। मैं 1.5-2 किलो गाली इसलिए खा रहा हूं क्योंकि मैं अति पिछड़ी मां का बेटा हूं। नहीं साहब, आप जाति गिनाने से नहीं। भूपेंद्र यादव बीजेपी में है, दलित पिछड़े नेता बीजेपी में है, सामाजिक न्याय की बात करने वाला एक भी आदमी उन्हें अपना नायक मानता है? और सामाजिक न्याय की बात करने वाला राहुल सांकृत्यायन महापंडित थे, जाति उनकी पंडित है और विचारधारा सामाजिक न्याय का है। जाति हम्म। ठाकुर की थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की, अर्जुन सिंह की, और काम उन्होंने सामाजिक न्याय का किया। आज भी सामाजिक न्याय को याद करने वाले ओबीसी विश्वनाथ प्रताप सिंह को नायक मानते हैं, और ओबीसी विश्वनाथ प्रताप सिंह को उनकी जाति वाले गाली देते हैं। जाति ये नहीं होती कि सुविधा से चश्मा पहन लिया कि मैं अब अति पिछड़ा हो गया, और जब जाति जनगणना की, असल में प्रज्ञा जी बुनियादी सवाल इस देश में विचारधारा का संघर्ष है। आरएसएस की विचारधारा के मानने वाले लोग घोर जातिवादी हैं, जो आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, क्योंकि आरक्षण को कहते हैं कि आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। ये गोलवलकर हेडगवार वाले लोग आरक्षण विरोध करते थे, बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करते थे। हिंदू राष्ट्र अगर हकीकत बनता है तो सबसे बड़ा अभिशाप होगा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में बाबा साहब अंबेडकर 1940 में लिखते हैं। 1950 के दशक में सरदार पटेल कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र एक किस्म का पागलपन है, और मोदी जी और बीजेपी आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इसलिए मुसलमान से भड़काओ, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दो। मैं ये चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलेगा, और जिसकी जितनी संख्या है पहले उसकी गिनती हो, पहले उसको शिक्षा कितना मिला, रोजगार कितना मिला, नौकरी, महंगाई, इनके बुनियादी सवालों पर बात हो। ये बातचीत में फेल हैं, इसलिए कभी लाठी से पीटने, कभी मारने, कभी काटने, ये बात कर रहे हैं। मेरा मानना ये है जी। तो जातिगत जनगणना से मोदी जी को इतनी तकलीफ क्यों है? पूरी बीजेपी से थर-थर कांपती है, क्या कारण है? असल में ये भी एक थोड़ा सा इतिहास ले आता हूं, फिर वर्तमान पे आता हूं। हम्म। पहले बीजेपी ऐसी नहीं थी, पहले हम्म। बीजेपी अलग थी। पहले मंडल के विरोध में कमंडल ले आने वाली एक बीजेपी, तो हालांकि बीजेपी जब मैं कहता हूं तो आरएसएस तक ले जाना चाहता हूं। 1925 में आरएसएस बना, एक आध बार जेल गए, चाहे सावरकर हो, चाहे एडगवार हो और लोग हों। फिर उसके बाद माफी उपी मांगी कि नहीं भाई, अंग्रेजों के खिलाफ हमें कोई नहीं लड़ना है, हम कोई आंदोलन में ढेला उला भी नहीं चलाएंगे। देश आजाद हो गया, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का बना। जैसे ही संविधान बना, 5 जन्य में पहला ही लेख कहा कि भारत का संविधान विदेशी है, आयातित है, मनुस्मृति पर संविधान होना चाहिए। कहिएगा तो मैं रेफरेंस दे दूंगा। यहां से शुरू होता है, ये आरएसएस है, संविधान विरोधी आरएसएस। पहले ही 19 उसके बाद तो 83 तक आते आते सम्मेलन किया, 70 के दशक में सम्मेलन किया आरएसएस ने, फिर 83 में किया, 93 में घोषणा की कि ये संविधान बदलना चाहिए। ये एक सफर आरएसएस का। फिर ये है जनसंघ से लेकर के बीजेपी की यात्रा। जब बीजेपी बनी तो मंडल आ गया, मंडल के विरोध में कमंडल लेकर कौन आई? बीजेपी। मंडल के विरोध में सरकार में समर्थन वापस कौन ली? बीजेपी। जाति जनगणना का विरोध कौन की? बीजेपी। 1998 का वक्त था प्रज्ञा जी, और छोटा सा इतिहास बस बता दूं। एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। एच डी देवगौड़ा पहले ओबीसी प्रधानमंत्री थे, जो अपनी जी। जाति बताकर कभी वोट नहीं मांगे। वो जाति जनगणना 2001 में होगी, कैबिनेट नोट में पास कर दिया एचडी देवगौड़ा ने। और आप कहेंगे तो तारीख भी बता दूंगा। इस तरह उस कैबिनेट नोट में पास करने की तारीख थी 8 जनवरी 1998, संयुक्त मोर्चा की सरकार। 26 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सरकार बनती है, जाति जनगणना नहीं होगी 2001 में। लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं कि ये बांटने वाली चीज है, और उसको लेकर के वो जाति जनगणना का विरोध करते हैं। लेकिन 2010 जब आता है प्रज्ञा जी, तो जाति जनगणना के समर्थन में बीजेपी खड़ी होती है। मरहूम गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के नेता थे, वो जाति जनगणना के समर्थन में संसद में भाषण देते हैं कि 2010 में जाति जनगणना होनी चाहिए, यूनानिमस डिसीजन होता है। लेकिन कांग्रेस थोड़ी साजिश कर देती, नहीं होती। 2018 तक आते आते ये लोग बोलते थे, राजनाथ सिंह कहते थे जाति जनगणना कराएंगे और सब कराएंगे। जैसे ही पता चला कि ये तो पोल खुल जाएगी, अब आपके उस वर्तमान पे क्यों नहीं होने दे रहे? क्योंकि आपको देश को बताना पड़ेगा। मैं अगर आप थोड़ा वक्त लग जाता, नहीं तो मैं एक आंकड़ा आपको सुना देता, छोटा सा आंकड़ा है, फिर भी मैं सुनाना चाहता हूं। बताइए। एक आंकड़ा मैं आपको आपके सामने रखना चाह रहा हूं। वो आंकड़ा है इस देश का कि जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां संसद में 1 जनवरी 2016 तक का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। आज भी 5,12,075 नौकरियां थी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की 2016 तक। 17% शेड्यूल कास्ट, 6.5% शेड्यूल ट्राइब, केवल 20% ओबीसी, 56% नौकरियां केवल अपर कास्ट के पास है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के।
स्टेट गवर्नमेंट, अब जैसे इसमें हायरार्की में जाएंगे, जैसे मैं आपको कहूं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जाइए, कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाइए, 96 कैबिनेट सेक्रेटरी में 4 ओबीसी, 10 एससी और एसटी, तो देश कौन चला रहा है? विश्वविद्यालयों में 2019 का आंकड़ा है कि 596 कुलपति में से 6 एससी, 6 एसटी और 36 ओबीसी, 550 कुलपति कौन? फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में डीएम, एसपी, और उसके बाद ठेका पट्टा किसके पास है, बिजनेस किसके पास? 100 अरबपतियों में एक भी आदिवासी नहीं, 2-4 अपवाद शेड्यूल कास्ट, 1 या 2% ओबीसी आ पाए होंगे। फिर देश में संपत्ति किसके पास? ये है जाति जनगणना की जरूरत। ये बताएगी कि आपका देश किसका बन पाया अमृतकाल का भारत। अमृतकाल के भारत में कितने प्रोफेसर, कितने वाइस चांसलर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्या आज तक एक भी एससी एसटी ओबीसी मिले जिसके यहां उनका प्रधानमंत्री जाकर के आरती उरती पूजा कर ले? कोई नहीं है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट कहां है? पिछले 10 साल में जितने जज बने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, 88% आर बिलोंगिंग विद अपर कास्ट। जाति जनगणना एक्सरे करेगी, जाति जनगणना बताएगी कि भैया सबका देश अभी नहीं बन पाया, सबको हिस्सा नहीं मिला, तो मुट्ठी भर लोगों की ताकत हाथ से जाएगी। और बीजेपी उन्हीं मुट्ठी भर लोगों की सत्ता बनाए रखने के लिए पूरी आरएसएस और पूरी बीजेपी काम कर रही है। वो मुट्ठी भर लोग कौन है? अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल, हिंदू, शहरी, पढ़े लिखे, उसमें गरीब समण भी नहीं है, वो उसमें अनपढ़ समण भी नहीं, बेरोजगार समण भी नहीं, ये मुट्ठी भर लोग पूंजीपति हैं जो देश में जैसे ही जाति जनगणना होगी, प्रज्ञा जी, एक्सरे सामने आ जाएगा। उदाहरण बिहार से ले लीजिए, बिहार ने जाति जनगणना कर दी, सारे झूठ पकड़ में आ गए, सारी चीजें सामने आ गई, इसलिए मोदी सरकार और आरएसएस बीजेपी जाति जनगणना का विरोध कर रही है। जी अच्छा, अभी तक तो हिंदुओं को डराते थे, अब बेटियों पर आ गए हैं भैया। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जहां देखे सपाई वहां बेटी घबराई। मोदी जी ने भी झारखंड में कह दिया कि वो आपकी बेटी छीन लेंगे, इसके लिए आपको भाजपा को वोट करना है। मतलब पहले तो मैं मुख्यमंत्री पर आ जाती हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार है, पूरे देश में सरकार है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी कही जाती है भाजपा, केंद्र इनके हाथ में है, सब कुछ इनके हाथ में है, सारी ताकत इनके हाथ में है, तब भी बेटियां सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जहां देखे सपाई वहां बेटी घबराई। क्या क्रिमिनल है क्या सारे सपाई? एक पार्टी है, जैसे आपकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वैसे वो भी एक समाजवादी पार्टी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रह चुके हैं उस पार्टी से, उसी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रह चुके हैं। तो एक वर्तमान मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा, इस तरह की बात क्या संदेश दे रही है समाज को? समाजवादी पार्टी के मेंबर और नेता चिन्मयानंद नहीं थे। समाजवादी पार्टी में कोई कुलदीप सिंह सेंगर नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में इस तरह के महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार करने वालों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी का जवाब खैर उनके प्रवक्ता देंगे, लेकिन अब तो राजनीतिक लड़ाई प्रज्ञा जी बची ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने एक कमाल कर दिया असल में, वो पीडीए ले आई जो एनडीए की नींद हराम किए हुए है। उत्तर प्रदेश में पीडीए ने, यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी, उसने लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। वो राजनीतिक काट, इसलिए बार बार वो पहले समाजवादी पार्टी को यादव मुस्लिम की पार्टी कहा करते थे, यही भाजपा वाले। और जब 37 सीटें जीती और जब 37 सांसद खड़े होते हैं अखिलेश यादव के आसपास, तो वो पीडीए है, महिलाएं उसमें हैं, मुसलमान उसमें है, पिछड़े तबके के, अति पिछड़े तबके के, और जो है दलित तबके के, आदि 2 सामान्य सीटों पर दलित कैंडिडेट उतार करके एक को चुनाव जितवा लिया। 2-4 जगह घोटाला घपला न करती बीजेपी तो हार जाती। ये घबराई हुई बीजेपी इसलिए है। अब दूसरी बात, अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जिनका सामना योगी आदित्यनाथ से। अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए, जब मुख्यमंत्री थे तो विकास का काम किया, ऐसा काम किया जिसको आज भी गिनवा सकते हैं कि 18 लाख लैपटॉप बांटे, पुलिस, एम्बुलेंस से लेकर के हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सड़क बनवाने से लेकर के महिला सुरक्षा के लिए अलग से हेल्पलाइन दिया, सब कुछ किया। योगी आदित्यनाथ पिछले 6-7 साल में कोई 1-2 काम गिना देते कि महिलाओं के लिए क्या उन्होंने किया। महिला सुरक्षा, अब मैं एनसीआरबी का आंकड़े पढ़ दूं। एनसीआरबी का 2023 का आंकड़ा बताता है कि महिला अपराध बढ़ गए उत्तर प्रदेश में। महिलाओं पर अपराध में सबसे नंबर 1 हो गया उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, 7 साल होने जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ हैं।
असल में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है प्रज्ञा जी, जो कहती थी कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और उसके पीछे, नारा के पीछे पूरी पढ़ाई को निजी हाथों में बेच दिया। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी पढ़ाओ जब पढ़ाई बेच दिया तो बेटी पढ़ेगी कैसे? और बेटी बचाओ भाजपा के नेताओं से। ये भाजपाई कठुआ में तिरंगा लेकर के बलात्कारी को बचाने चले गए थे। ये हुँ, भाजपाई जब भी बलात्कार का आरोप लगा तो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये हुँ, बेटी के लिए क्या न्याय की बात करेंगे? इसलिए मुझे लगता है प्रज्ञा जी, ये एक तरह का राजनीतिक हार है जो भाषा के कटु होने पर दिखा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं गुंडों की पार्टी है। आज भी अगर गुंडों की आप अपने प्रमुख विपक्षी दल को इस भाषा में ट्रीट करेंगे, कल को सरकार बदलेगी, आप 27 में हारने जा रहे हैं। कोई मान लो कितना घोटाला कर लिया, एक आध बार और सरकार बन जाएगी, फिर तो हारोगे, लोकतंत्र है। हुँ, कल को जो सरकार में आए वही यही काम करने लगे तो क्या होगा? वो ये भाषा बोलने लगे। प्रतिपक्ष से ऐसी, और ये मोहन भागवत को नहीं मानते। मोहन भागवत हुँ, कहते हैं कि प्रतिपक्ष विरोधी नहीं होता, प्रतिपक्ष से क्रिटिकल एनालिसिस लेनी चाहिए। ये इसलिए इनकी भाषा खराब है। प्रधानमंत्री जी पर मैं क्या टिप्पणी करूं हुँ, प्रज्ञा जी? अब वो उनका फोटोजेनिक मेमोरी है, वो ऐसे ऐसे पढ़ाई करते हैं, वो सूट बूट पहनते हैं, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, कमरा दो है तो एक कोई खोल ले जाएगा, भैंस खोल ले भय जाएगा, हो जाएगा। भैंस हुँ, खोल ले जाएगा। आप सोचिए ना, अब क्या-क्या हो जाएगा? अब बेटी को हुँ, उठा ले जाएँगे। देश के गद्दारों को गोली मारो सालो, कौन बोला? ये कौन बोला? भारतीय जनता पार्टी का हुँ। नेता। तो जितने विवादित बयान दे कर के केवल हेडलाइन मैनेजमेंट ये लोग करते हैं कि देश इसी में उलझा रहे, क्या इस तरह नफ़रत के की आग। बयान से वोट बढ़ते हैं क्या? एक सिंपल सा मेरा सवाल है, मैं ये जानना चाहूँगी। देखिए, वोट, अब मैं एक बड़ा थोड़ा-सा गंभीर इसको समझने के लिए डिकोड करना चाह रहा हूँ। वोट कैसे हम नापते हैं? 2016 में हुँ, नोटबंदी हुई, 17 में बीजेपी चुनाव जीत गई। क्या हुँ, बोला बीजेपी ने कि चुनाव जीत गए तो नोटबंदी सही है। याद करिए, हुँ, 50 दिन बाद बिल्कुल। मोदी जी किसी चौराहे पे आए नहीं, काला धन आया नहीं, भ्रष्टाचार रुका नहीं, आतंकवाद रुका नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। देश में नोटबंदी कामयाब हो गई क्योंकि चुनाव जीत गए। 19 में चुनाव जीत गए तो भाई 5 साल का पूरा घोटाला खत्म हो गया। हुँ, 2024 में फिर सरकार बन गई। जिसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने को बाकी सब चीज की वैधता दे दी। सही अब बात आप है। समझिए इसको। हुँ, तो हुँ, जब चुनाव जीतने के लिए ये सब करते हो तो नैरेटिव कैसे बनाते हैं कि जैसे लग रहा है कि बीएलओ हटाया, वोटर लिस्ट से नाम काटा, प्रधान से लेकर के सबको डराओ, धमकाओ, विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को जेल में डालो, वोट परसेंटेज बढ़ने ना दो, सब कुछ हुआ। और ईवीएम से लेकर के क्या-क्या संदिग्ध है वो दुनिया जानती है। चुनाव परिणाम आया तो नैरेटिव पहले से चल रहा है कि लगता है झंडा उतार के अपना झंडा लगाने से वोट मिल जाता है। हुँ, जैसे लगता है बटेंगे तो कटेंगे से वोट मिल जाता है। जैसे लगता है इस तरह के नफरती बयान देने से वोट मिल जाता है। असल में ये बीजेपी का नैरेशन है। वोट इससे नहीं आ रहा। इस देश की जनता कम पढ़ी लिखी हो सकती है, गरीब हो सकती है, बट बिखरी हुई हो सकती है। इतनी मूर्ख नहीं हो सकती कि वो समझ ना पाए कि बीसीसीआई का चेयरमैन बनाने वाला परिवारवादी अमित शाह का बेटा जैसा फिर आईसीसी हुँ, का चेयरमैन बन जाएगा। उनका एक भी बेटा दंगा में नहीं आएगा। बीजेपी का एक भी नेता भारत में पढ़ाई नहीं करेगा। सब विदेश में पढ़ाई कर रहा है। कितने हुँ, दिन इस देश के लोगों को मूर्ख बनाओगे कि बटोगे, कटोगे, ये वो। ऐसे वोट नहीं मिलता प्रज्ञा जी। वोट और सरकार ये बना रहे हैं साजिश से, धोखे से। ये मेरा मानना है। नैरेटिव यही बना हुँ। रहे ताकि बीजेपी की, आरएसएस की विचारधारा हावी रहे और बुनियादी वसूलों पर नैरेटिव न बन पाए, और मीडिया उनके पक्ष में है, मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ है। इस तरह से ये वोट के पूरे तंत्र को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जी। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी की ये भाषा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये साफ बता रहा है कि देश हो या प्रदेश हो, बीजेपी की हालत ठीक नहीं है और लोगों का विश्वास अब धीरे-धीरे करके इस तरह के नारों से और इस तरह की बातों से उठने लगा है। और मोदी पर तो लोग कितना विश्वास कर रहे हैं, वो तो हमने देख ही लिया 2024 के चुनाव में। फिलहाल के लिए इतना ही, हम चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।